गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं माधुरी एमडी लो क्लासेस में आपका वेलकम करती हूँ। जो आज का अपना लेक्चर है वो एविडेंस एक्ट के बारे में, और जो आज का लेक्चर है वो एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम यानी कि जिन्होंने लॉ में एडमिशन लिया है, जो एविडेंस पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। क्योंकि जब अपने एविडेंस पढ़ते हैं तो समझ ही नहीं आता कि ये पार्ट्स पढ़ने हैं या चैप्टर्स पढ़ने हैं, ये कैसे इनका डिवाइडेशन है। तो ये बात करेंगे आज के इस लेक्चर में। सबसे पहले जो एविडेंस एक्ट 1872 है, जो एविडेंस एक्ट 1872 है, इसमें जो एविडेंस वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। बहुत सारे जो अपने विधिवेत्ता है, विधि शास्त्री हैं, उन्होंने एविडेंस की डेफिनेशन दी है। जैसे सामर ने अलग बताया, बेंथम ने अलग बताया, स्टीफन ने अलग बताया। बट एविडेंस है क्या? अपने एविडेंस एक्ट में भी एविडेंस के बारे में बताया हुआ है, बट वो एविडेंस की डेफिनेशन नहीं है, वो उसमें टाइप्स दिए हुए हैं। अगर आप एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में उसकी डेफिनेशन पढ़ोगे तो वो डेफिनेशन ना होके एक टाइप है। दो प्रकार के टाइप बताए हुए हैं कि एविडेंस में कौन कौन से हैं। एक ओरल एविडेंस है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो इससे एविडेंस क्लियर नहीं होता। तो इस साक्ष्य का मतलब क्या है? तो जो एविडेंस है वो एविडेयर, जो एविडेंस है वो एविडेयर लैटिन शब्द है, ये एविडेयर से लिया हुआ है। इसका मीनिंग है कि पता लगाना, किसी चीज को क्लियरली पता लगाना कि ये चीज है या नहीं है। ठीक है। अब अपने क्या सोचते हैं कि अब कोर्ट में एविडेंस पेश किए, अब वो गलत हो गए तो वो क्या एविडेंस नहीं माने जाएंगे? तो एक केस है नवल किशोर वर्सेस, इसमें एक केस है नवल किशोर वर्सेस पूनम का केस है। पूनम का केस है 1999 का। ठीक है। इस केस में क्लियर कर दिया था आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने कि कोई फैक्ट अगर गलत है या असत्य है, मतलब ट्रूथ नहीं है या गलत है, तो उस वजह से वो एविडेंस में काउंट नहीं होगा। ये सही नहीं है। मतलब अगर कोई चीज़ गलत है तो अपन ये डीम्ड नहीं करेंगे कि वो एविडेंस ही नहीं है, उसके अलग सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। तो इस केस में ये बताया था। ठीक है। तो आज करेंगे कि जो एविडेंस एक्ट है उसमें कितने पार्ट्स हैं, उसके कितने चैप्टर्स हैं, पार्ट्स कैसे चैप्टर्स में डिवाइड है, इसमें टोटल कितने सेक्शन है, बात करते हैं। सबसे पहले जो अपना एविडेंस एक्ट है उसमें टोटल 3 पार्ट हैं। सबसे पहले इसको क्लियर करेंगे कि इसमें 3 पार्ट्स हैं। उसके बाद जो 11 चैप्टर्स हैं, जो 11 चैप्टर्स हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं, और टोटल इसमें 167 सेक्शन है। मतलब एविडेंस एक्ट में 3 चैप्टर हैं, वो 11 चैप्टर्स में डिवाइड है, और जो चैप्टर्स है वो 167 सेक्शंस में बताए हुए हैं। ठीक है। सबसे पहले अपने पार्ट्स क्लियर करेंगे। क्या कहता है? पार्ट 1 कहते हैं तथ्यों की सुसंगति, मतलब रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। सबसे पहले पार्ट 1 है तथ्यों की सुसंगति, सेक्शन 1 से 55। ठीक है, ये एक पार्ट। सेकंड क्या कहता है? पार्ट 2 ऑफ प्रूफ, मतलब सबूत के विषय में, सेक्शन 56 से 100। ठीक है, क्लियर। अभी आगे का कुछ नहीं, पहले यहाँ तक क्लियर करो। पार्ट 1 कहता है तथ्यों की सुसंगति 1 से 55। पार्ट 2 सबूत के विषय में 56 से 100। पार्ट 3 साक्ष्य का पेश किया जाना और उनका प्रभाव, प्रोडक्शन ऑफ इफेक्ट ऑफ एविडेंस 101 से 167। पहले 3 पार्ट्स देख लिए। सबसे पहले तथ्यों की सुसंगति 1 से 55, सेकंड ऑफ प्रूफ 56 से 100, फिर साक्ष्य का पेश किया जाना और उनका प्रभाव क्या होगा 101 से 167। अब बात करते हैं चैप्टर्स की। जो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 2 चैप्टर्स में डिवाइड है। पार्ट 1 2 चैप्टर्स में डिवाइड है। सबसे पहले कहता है प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 से 4। सेकंड तथ्यों की सुसंगति, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स 5 से 55। मतलब सबसे पहले पार्ट 1 में रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट बताया, उसमें 2 चैप्टर्स बता दिए। सबसे पहले प्रिलिमिनरी, उसकी प्रारंभिक क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, पार्ट 1 में, चैप्टर 1 में बता दिया। सेकंड उसकी तथ्यों की सुसंगति, फिर बताती है 5 से 55। ठीक है, इतना क्लियर। सबसे पहले एविडेंस पढ़ने के लिए अपनों को 1 से 55 तक पढ़ना है। देन आता है अपना पार्ट 2 जो 4 चैप्टर्स में डिवाइड है। ठीक है। चैप्टर 3 कहता है तथ्य जिन्हें साबित करना आवश्यक नहीं है, फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड 56 से 58। देन चैप्टर 4 मौखिक साक्ष्य 59 से 60।
चैप्टर 5 दस्तावेजी साक्ष्य 61 से 90 है, और चैप्टर 6 दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन मतलब एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 91 से 100। ठीक है, अब देखो पार्ट 1 में कितने चैप्टर्स हैं, 1 का डबल कर दिया 2 चैप्टर्स हैं। पार्ट 2 में कितने चैप्टर्स हैं, 4, 2 का 4 कर दिया। ठीक है, अब ये हो गया पार्ट 2 4 चैप्टर में डिवाइड है। फिर आता है पार्ट 3 अपना साक्ष्य का पेश किया जाना और उनका प्रभाव, मतलब एविडेंस को अपन पेश करेंगे तो उनका इफेक्ट क्या होगा। सबसे पहले आएगा सबूत का भार। सबूत का भार 101 से 114A, देन एस्टोपल विबंध 115 से 117, मतलब एक बार आपने कोई चीज कह दी उसके बाद आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते, तो वहां पे एस्टोपल लग जाते हैं। फिर चैप्टर 9 कहते हैं साक्ष्यों के विषय में 118 से 134। फिर क्या करेंगे, उनकी परीक्षा करेंगे, साक्ष्यों की एग्जामिनेशन करेंगे 135 से 166। और चैप्टर 11 कहते हैं साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में 167। ठीक है, इनको अगर अपन चैन बना के याद करें तो ये इजीली हो सकता है। जैसे अपने सबसे पहले अपनों प्रीलिमिनरी पढ़ा, प्रीलिमिनरी के बाद अपने तथ्यों की सुसंगति देखेंगे, तथ्यों की सुसंगति देखने के बाद अपने देखेंगे कि कौन से फैक्ट जिन्हें प्रूफ करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर अपने देखेंगे कि ओरल एविडेंस इंपॉर्टेंट है, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंपॉर्टेंट है, फिर जो ओरल एविडेंस से एक्सक्लूजन बताएंगे दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन, फिर क्या करेंगे सबूत का भार बताएंगे किसके ऊपर है। फिर अगर एक बार तुमने कोई चीज कह दी तो उसे डिनाई नहीं कर सकते, एस्टोपल लग जाएगा। फिर अपने जो विटनेस है उनके बारे में बताएंगे। ये हमेशा याद रखना, इन 2 चैप्टर्स में बहुत कंफ्यूजन होती है कि पहले ये आएगा या ये आएगा। तो सबसे पहले विटनेस आएंगे, बाद में उनकी क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे। सबसे पहले विटनेस आएंगे, उनके बाद में उनकी एग्जामिनेशन करेंगे। फिर जो एविडेंस है उनके अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में। ठीक है, ये एविडेंस है। अब एविडेंस एक्ट के जो सेक्शन 1, 2, 3 जो बहुत समझने लायक है, तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो मैं उन्हीं पे बनाऊं ताकि ये एलएलबी वालों के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। और नेक्स्ट वीडियो अगर आपको भी कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा तो आप मेरे को बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए। और आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो गुड लाइक एंड थैंक यू सो मच।